तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेकेंडरी बाय गुल फैमिली राजी में। क्या आप जानते हैं मैसूर को किसने समाप्त किया? क्या आप जानते हैं मराठों को किसने समाप्त किया? अल्टीमेटली मराठों का विलय किसके समय में हुआ? मैसूर का विलय किसके समय में हुआ? मैसूर सहयोगी राज्य किस समय बना? मैसूर को पूरी तरह से किसने अपने साम्राज्य में मिलाया? क्या था कॉर्नवालिस, क्या था वेलेजली? किसे कहते हैं बंगाल का शेर, है ना, और किसे कहते हैं मैसूर का बाघ? ये सब जानेंगे हमारी इस क्लास में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। हिस्ट्री क्लास चल रही है, हिस्ट्री क्लास 15 है और इसका सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हम इसका अपलोड कर चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिए। इसमें हम आज बात करेंगे आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स हम आप लोगों को बता चुके हैं, अब बात करेंगे हम आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। हिस्ट्री की 15वीं क्लास पार्ट 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय रहा है वो 1786 से 1793, 1786 से 1793। अच्छा, ये लुट पीट कर आया था यहाँ पर, जो भारत में आया ये कहीं से लुट पीट कर आया था। इसका मतलब क्या है, कहाँ से लुट पीट कर आया था? ये यूएसए से। जो अमेरिकी क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड ब्रिटिश फौज का अमेरिका में जो कमांडर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इन्हें वहाँ पर हथियार डालने पड़ गए थे, तो वहाँ से लूट पीट कर आया था। उसके बाद इसको यहाँ पर गवर्नर जनरल बना करके भेजा था। तो ये तिलमिलाया हुआ था, ये तिलमिलाया हुआ था और अपना वह खोया हुआ जो प्रतिष्ठा या सम्मान था ना, वो फिर से वापस पाना चाह रहा था। ये एलीट, वहाँ के एलीट घराने का था, ज़मींदार घराने का था, ज़मींदार घराने का था। इसीलिए इसे ज़मींदारी व्यवस्था में दिलचस्पी थी, इसीलिए इसने भारत में इस्तिमारारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी बंदोबस्त लागू किया था। उसके लिए मैं अलग से क्लास पढ़ा चुका हूँ, आपको वो देख लेना आप। इसी ने, हाँ, तो अब वो जो इसके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन थी ना, कुंठा थी अमेरिका में हारने की, अपने आप को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए इसने, इसके सामने इसे जो दुश्मन मिला वो मिला मैसूर। तो इसी के समय में दूसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ था और उसमें इसने टीपू को अच्छी तरह से कमज़ोर कर दिया था, काफ़ी अच्छी तरह से कमज़ोर कर दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे। 1786 से 1793 तक ये भारत में गवर्नर जनरल रहा। दूसरी बार फिर आया, दूसरी बार आया ही 1805 में। 1805 में फिर से ये 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बना। दूसरी बार आया, लेकिन इस बार ये 1 साल ही भारत में रह सका। बलिया में इसकी डेथ हो गई। सवाल आया था यूपी पीसीएस में, इसकी डेथ कहाँ हुई? बलिया, यूपी में ही है, बलिया में इसकी डेथ हुई। और इसकी समाधि या इसकी कब्र कहाँ पर है? कौसुम को याद है? हाँ, गाजीपुर में। ये अक्सर यूपी पीसीएस में आता है, और भी एग्जाम में आता है, लेकिन यूपी पीसीएस में अक्सर आता है। बलिया में इसकी डेथ हुई और गाजीपुर में जो है इसकी समाधि, ठीक है ना। इसी के समय में तीसरा मैसूर वार हुआ, तीसरा मैसूर वार इसी के समय में हुआ। ओके, कानून की, शायद मैं पहले दूसरा मैसूर वार या तीसरा मैसूर वार बोल गया। ये पहला मैसूर वार 1765 से 67 या नहीं 67 से 69, पहला मैसूर वार 67 से 69। ओके, और दूसरा मैसूर वार इसके 1792 में। भैया इसको रोक देना एक बार, सब गड़बड़ हो गया यार। तो तीसरा मैसूर वार इसके समय में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, और चौथा मैसूर वार वेलेजली के समय में हुआ था। लेकिन टीपू जो था दूसरे और दूसरे मैसूर वार में, तो पहले और दूसरे मैसूर वार में तो ये रहा था कि पावर जो थी दोनों की बराबरी रही, ना कोई हारा ना कोई जीता। पहले मैसूर वार में हालांकि हैदर अली, पहले एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली हावी रहा। दूसरे एंग्लो मैसूर वार में जब मैं आपको हैदर अली टीपू सुल्तान पढ़ाऊंगा तो इसमें अलग से बताऊंगा मैं आपको, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा यही होगा। तो दूसरा जो एंग्लो मैसूर वार चल रहा था, यानी कि अंग्रेज़ों मैसूर का जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान हैदर अली मर गया था, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन हमले वगैरह में नहीं उसकी मौत हुई थी, बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद टीपू ने युद्ध जारी रखा था। बाद में जब दोनों ही पक्षों ने देखा कि भाई ना किसी की हार हो रही है ना किसी की जीत हो रही है, तो दोनों ने ही जो है कि समझौता कर लिया था, युद्ध को रोक दिया था। लेकिन ये तय था कि जो समस्याएं हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, युद्ध फिर से होना है। तो तीसरा मैसूर वार, यानी कि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में, टीपू सुल्तान के बीच में जो तीसरा युद्ध हुआ वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसी ने कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया। अभी कानून की विशिष्टता का नियम का मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कानून का राज, है ना। इससे पहले क्या हो रहा है ना कि ज़मींदारों की, पुलिस प्रशासकों की, गवर्नरों की मनमर्जी चल रही है।
लेकिन इसने कानून का राज भारत में लागू किया। सबसे पहली बार अगर हम कहें किस गवर्नर या गवर्नर जनरल ने भारत में रूल ऑफ लॉ, कानून का राज लागू किया, इसी ने लागू किया। अच्छा, इसके समय में क्या होता था ना पहले कि जैसे मान लीजिए एक पक्ष हिंदू है और एक पक्ष मुसलमान है, उनके बीच में कोई मुकदमा है, तो हिंदू पक्ष है तो उसकी गवाही हिंदू पक्ष ही देगा, मतलब कोई हिंदू देगा उसकी गवाही। मुस्लिम है तो उसकी गवाही कोई मुस्लिम ही देगा। सुन रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान के बीच में मुकदमा चल रहा है तो हिंदू की गवाही हिंदू ही देगा, मुसलमान की गवाही मुसलमान ही देगा, किसी और की गवाही नहीं मानी जाएगी। तो इसने वो चीज़ ख़त्म कर दी थी कि कोई भी किसी की गवाही दे सकता है, जो मौके मौजूद है, जो साक्षी है वो गवाही दे सकता है। इसके अलावा इसी ने अंग भंग समझते हैं, सज़ा के तौर पर, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि अगर चोरी की है तो हाथ काट लो, पैर काट लो, नाक काट लो, कान काट लो, अंधा कर दो, ये चीज़ें उसने ख़त्म कर दी थी। यानी कि सज़ा में वो मानवीयता लेकर के आया था। ये जो है ना कारावास के अंदर जेल की सज़ा, कठोर कारावास, ये कारावास ये लेकर आया था। उससे पहले अक्सर अंग भंग हो जाता था। इसी के साथ साथ इसी ने तो साक्षी की बात कर दी। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया आपको क्या, इसने जो है कि अंग भंग को ख़त्म किया था, यानी कि जो सज़ाएँ आपने देनी हैं वो जेल की देनी है, किसी के शरीर के किसी अंग को नहीं आपने काटना है। तो ये चीज़ इसने ख़त्म की थी। इसे हम कहते हैं कानून की विशिष्टता का नियम या कानून का राज। कॉर्नवालिस कोड मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ। कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता का मतलब क्या था? ज़िले में वारेन हेस्टिंग्स के समय में डीएम के पास सारी पावर थी। इसने जो था डीएम की पावर को अलग अलग किया। इसने एक नया पद बनाया जिसका नाम था जिला जज या डिस्ट्रिक्ट जज। जिला जज या डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज को जो जिला जज या डिस्ट्रिक्ट जज था उसे उसने पुलिस के काम दिए या मजिस्ट्रेट बनाया। डीएम के पास केवल रिवेन्यू या राजस्व या लगान के काम रहने दिए। इसको नाम दिया गया था कॉर्नवालिस कोड। इसी के समय में भारत में पुलिसिंग के जो रिफॉर्म्स हैं वो शुरू हुए। देखो, न्यायिक सुधार किसके समय में शुरू हुए? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और पुलिस सुधार किसके समय में हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या पुलिस सुधार हुए? इसने हर प्रेसिडेंसी में एक सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी बनाया। जैसा आजकल होता है ना डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो पुलिस महानिरीक्षक का जो पद बना पहली बार वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बना। और इसने प्रेसिडेंसी को अलग अलग ज़िलों में बांटा। हर ज़िले में एक थाना बनाया गया। अब तो आप देखो जगह जगह थाने और पुलिस चौकियां हैं, है ना। पुराने ज़माने में जो लोगों की पुलिस तक पहुंच नहीं हो पाती थी, इसलिए नहीं हो पाती थी कि एक तो ज़िले बहुत बड़े थे। आप देखें ना पूरा का पूरा उत्तराखंड, टिहरी और जो रियासत थी उसके अलावा उत्तराखंड का जितना भी इलाका था ये सारा का सारा एक ही ज़िला था, कुमाऊँ ज़िला। अब कुमाऊँ ज़िले का मुख्यालय अल्मोड़ा। अब व्यक्ति जो है कोटद्वार या हरिद्वार या नजीबाबाद से अगर उसने अपना अगर कोई रिपोर्ट लिखानी है तो कहाँ आएगा? वो अल्मोड़ा जाएगा। तो आम आदमी के बस की बात तो है ही नहीं, राजा नवाब महाराजा ही जा सकते थे, है ना। लेकिन खैर जो भी ये शुरुआत हुई तो इसने हर ज़िले में एक पुलिस थाना बनाया। उस पुलिस थाने का जो इंचार्ज बनाया उसको नाम दिया गया दरोगा, है ना। तभी से ये सब शुरू हुए। दरोगा जी चोरी हो गई। फिल्म सुनिए, गौतम गोविंदा एक फिल्म थी, उसमें गाना है दरोगा जी चोरी हो गई। लता मंगेशकर जी ने गाया दरोगा जी चोरी हो गई। गा के तो सुना नहीं सकता लेकिन याद है। ओके, तो दरोगा सिस्टम वहीं से शुरू हुआ। दरोगा की हेल्प के लिए कांस्टेबल, जो कहते हैं ना हवलदार, है ना, हवलदार। तो दरोगा की हेल्प के लिए हर थाने में 2 या 3 या 4 जितने भी होंगे वो कांस्टेबल और एक दरोगा। इस तरह से वहाँ से पुलिसिंग या थाने की व्यवस्था शुरू हो गई। अच्छा, इससे पहले पुलिस के अधिकार किसके पास थे? ज़मींदारों के पास। जो स्थानीय ज़मींदार होते थे उन्हें पुलिस के अधिकार दिए गए थे। अगर उनके इलाके में कोई जुर्म या कोई अपराध होता है तो जुर्म का पता लगाना और अपराधी का पता लगाने की जिम्मेदारी जो होती थी वो ज़मींदार की होती थी। अक्सर ज़मींदार इसी बहाने शोषण किया करते थे। तो इसने ज़मींदारों से जो पुलिस के अधिकार थे वो छीन लिए और ज़मींदारों की जगह रेगुलर पुलिसिंग सिस्टम इसने शुरू किया। इसको हम दरोगा प्रणाली या कांस्टेबल प्रणाली भी कहते हैं। ओके, मैंने लिखा ना ज़मींदार पू माने पुलिस, ज़मींदार पू ऐसे करके लगा दिया, यानी कि ज़मींदारों को जो पुलिस के अधिकार मिले हुए थे वो ख़त्म कर दिए। ठीक है, इसी ने मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, पॉलिटी क्लास में मैंने आपको बताया, अब दोबारा नहीं दोहरा रहा उसको। आईसीएस का जनक कहा जाता है इसको, इसी को आईसीएस का जनक कहा जाता है। इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त इसी के समय में शुरू हुआ। अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो हमारा जो पॉलिटी क्लास है उसमें हमने आईसीएस के बारे में बता रखा है, उसको देखिए। स्थायी बंदोबस्त जो हमने पढ़ाया है, वो हिस्ट्री पढ़ाया है, उसमें हमने बताया है कंपनी शासन के अंतर्गत लगान व्यवस्था, उसमें पढ़ाया, उसमें देखिए आप। तो आईसीएस स्थायी बंदोबस्त इसी के समय में शुरू हुआ। यूरोपीयकरण का मतलब क्या है यहाँ पर? इसने प्रशासन के यूरोपीयकरण को बढ़ावा दिया था।
जो ऊंचे ऊंचे पद थे प्रशासन में, उसमें उसने यूरोपियों को भर्ती किया था। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी का लालच दे करके उसने यूरोपियों को बढ़ावा दिया था। भारतीयों को उसने प्रशासन में नीचे पद दिए। इसीलिए सवाल आता है अक्सर कि किसने प्रशासन में यूरोपीयकरण को बढ़ावा दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने भारतीयों को प्रशासन में नीचे से नीचे पद दिए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भारतीयों को हे दृष्टि से देखता था, नफरत की नज़र से देखता था। ये कहता था ये चोर हैं, बेईमान हैं और किसी लायक नहीं है। खैर, इंडियन एट लोअर पोस्ट, इसका मतलब क्या है? इसने भारतीयों को निम्न पद दिए। इसके बाद इसके समय में जो सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत थी, किसने बनाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उन अदालतों को इसने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह 4 सर्किट कोर्ट बनाए। ये काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे सर्किट कोर्ट। 4 जगहों पर, पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका और कलकत्ता, इन 4 जगहों पर सर्किट कोर्ट बनाए। और ये सर्किट कोर्ट होते थे ना, घूमते रहते थे, घूम घूम कर न्याय करते थे। अब घूम घूम कर न्याय कैसे करते होंगे? ये बारी बारी से हर ज़िले में जाते थे, ज़िले में जाते थे, कुछ दिन ठहरते थे और डिस्ट्रिक्ट जज जो होता था इनके सामने मुकदमे पेश करता था। ये जो सर्किट कोर्ट थे ये अपील के न्यायालय थे। देखें, मैं आपको ये जो न्यायिक सुधार हैं उसमें और अलग से पढ़ाऊँगा। फिलहाल आप इतना जान लें कि भारत में जो जुडिशरी यानी कि कोर्ट के जो रिफॉर्म्स थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किए। उसने सदर दीवानी, सदर निजामत अदालतें बनाई, जिलों में दीवानी और फौजदारी अदालतें बनाई। कॉर्नवालिस आया तो इसने जो सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत थी उन्हें ख़त्म करके सर्किट कोर्ट बनाए। ठीक है ना? और ये सर्किट कोर्ट किस तरह के? अपीली कोर्ट थे। इनमें अपील की जा सकती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर। अगर फांसी की सज़ा, जिला जज ने किसी को फांसी की सज़ा सुना दी है तो सर्किट कोर्ट द्वारा उसको प्रमाणित करना जरूरी था। हो गया ना रूल ऑफ लॉ। पहले तो जिसे मर्जी उसे फांसी दे दो। अगर जिला जज ने किसी को फांसी की सज़ा सुना दी है तो सर्किट कोर्ट जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करेगी फांसी की सज़ा नहीं होगी। ऐसी आज भी है। अगर सेशन कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा दे देती है तो वो फांसी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि हाई कोर्ट उस सज़ा को प्रमाणित ना कर दे। हाई कोर्ट को सज़ा को प्रमाणित करने का मतलब क्या है कि मुकदमे की सारी फाइल, कैसे गवाह, क्या सबूत थे, क्या है, सब हाई कोर्ट के पास जाएंगे। हाई कोर्ट उनको देखेगा, वो देखेगा कि जो जांच है वो सही ढंग से की गई है, गवाह सही ढंग से लिए गए हैं, मुकदमे की पैरवी हुई है या नहीं हुई है। वो देखेगा हाँ भाई मामला ठीक है और सही प्रोसीजर जो है वो सही हुआ है तो ठीक है। वो कहेगा हाँ भाई सज़ा जो है सुनाइए, सही सुनाइए। ओके। जो देखो ना, जो अपीलें होती हैं ना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, नीचे से ऊपर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, आम तौर पर जो है मुकदमे को जो फैसले होते हैं ना बहुत कम बदले जाते हैं। जिला जजी से हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जब अपील होती है ना तो जज ये देखता है, जो अपीली कोर्ट जहाँ पर आपने अपील की है वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो प्रोसीजर था ना वो सही है, जो तथ्य हैं वो सबूत हैं वो सही तरह से जांचे गए हैं या नहीं जांचे गए हैं। बाकी तो जो पुलिस में चार्जशीट दाखिल हो गई वही मुकदमे का आधार होती है। ठीक है, तो मैं लिख दिया आपको यहाँ बलियापुर में इसकी मृत्यु हुई और गाजीपुर में इसकी कब्र है। उसके बाद आता है सर जॉन शोर। इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। 1793 से 1798 तक का इसका समय है जॉन शोर का। और इसने भारतीय रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति, जिसे शानदार अहस्तक्षेप की नीति भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि रियासतें आपस में जो झगड़ा कर रही है ना, इससे पहले क्या होता था, चाहे वो फ्रांसीसी कंपनी आई या पुर्तगाली कंपनी या ब्रिटिश कंपनी आई, ये लोग क्या करते थे, इन लोगों ने शुरू में भारत में कैसे अपना होल्ड यहाँ पर बढ़ाया। 2 राजा आपस में लड़ रहे हैं तो एक राजा के साथ ही हो जाते थे। उसको पैसे से या आर्मी से हेल्प दी, जीतने में उसकी मदद की, और जब वो जीत गया तो इनका एहसानमंद हो गया और फिर व्यापार में या दूसरी जो छूटें हैं वो ले ली। लेकिन जॉन शोर जो था इसने रियासतों में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं की। इसको अहस्तक्षेप की नीति या शानदार अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं। ये सवाल आ जाता है जॉन शोर। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आता है। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली जो है सबसे ज़्यादा फेमस है अपने सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि की नीति के लिए। तो सहायक संधि की नीति की बात मैं आप थोड़ा सा आपसे कर लेता हूँ। रहने दो, ठीक हो रहा होगा, ठीक हो रहा है। सहायक संधि की जो शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। सबसे पहले तो बात यह है कि मान लो जैसे आप दोनों सिस्टर्स हैं ना, आप दोनों सिस्टर्स हैं तो आप तो एक दूसरे की सहायता करेंगी, है ना। जो एक का दुश्मन वो दूसरे का दुश्मन, जो एक का दोस्त वो दूसरे का दोस्त, होता है ना आमतौर में ऐसा बहनों में, और दोस्तों में भी आमतौर पर ऐसे ही होता है। अब मान लीजिए मैं और विकास समझौता कर ले, यहाँ पर विकास और मैं समझौता कर ले कि भाई कोचिंग पे या इस चैनल पे पूरा अपना होल्ड जमाना है ना। तो अब मान लीजिए विकास को इसमें थोड़ी पावर ज़्यादा है, मुझे थोड़ी कम है, तो विकास ने जो भी टीटी की है वो अपनी शर्तों पे की है। विकास ने जो टीटी की है वो अपनी शर्तों पे की है। सर ऐसा करोगे, हाँ करेंगे, वैसा करोगे, हाँ करेंगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे तो मैं आपको ये हेल्प दूंगा। हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप समझें कि जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आया ना तो वो समय था, ध्यान से सुनना मेरी बातों को,
लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत में आया तो यूरोप में वो समय था जब नेपोलियन अपने पीक पर था। नेपोलियन अपने पीक पर था, वो चारों तरफ लड़ाइयाँ लड़ रहा था। अब फ्रांस और इंग्लैंड में कभी बनी नहीं, खैर आजकल तो बनती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से फ्रांस और इंग्लैंड जो हैं वो दोस्त हैं और आज भी दोस्त हैं वो। लेकिन उससे पहले फ्रांस और इंग्लैंड में जो है वो तनातनी रहती थी, और नेपोलियन के समय में ये तनातनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। नेपोलियन फ्रांस का राजा, फ्रांस का सेनापति या फ्रांस का चांसलर, सभी लोग जानते हैं नेपोलियन को, है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसने कहा है? B.A. स्मिथ ने ना, हाँ ओके। तो नेपोलियन से खतरा था। देखिए ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत में जो बचे कुछ मराठा पावर हैं या मैसूर की जो पावर है, ख़ास करके मैसूर जो है, मैसूर माने हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनकी दोस्ती थी फ्रांसीसियों से। यहाँ पर जितनी फ्रांसीसी बस्तियाँ थीं, माहे हो या कहीं और हो या चंद्रनगर हो, हैदर अली, टीपू सुल्तान और फ्रांस के बीच संबंध जो थे बहुत अच्छे थे। अंग्रेज़ों को ये चिंता थी इस समय कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस का जो नेपोलियन हैदर अली, टीपू सुल्तान, हैदर अली की तो मौत हो चुकी है, अब नेपोलियन कहीं मैसूर से दोस्ती ना कर ले, अलाइंस ना बना ले, और इस अलाइंस में कहीं ऐसा ना हो मराठे भी शामिल हो जाएं। तो अगर नेपोलियन की सेना यहाँ आती है, नेपोलियन खैर खुद तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर नेपोलियन की सेना यहाँ आती है और उसे मैसूर से हेल्प मिल जाती है तो हमारा भारत में टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अक्सर सवाल आता है कि अंग्रेज़ों के या वेलेस्ली के और मैसूर के संबंध किस पर निर्धारित हुए या किसके डर से निर्धारित हुए? तो मैसूर के डर से। एक सवाल और आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कि लॉर्ड विलियम बेंटिक या अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच या अंग्रेज़ों और सिखों के बीच संबंध किसके डर से तय हुए? तो वो वहाँ पर आंसर आता है रूस के डर से। रूस फैल रहा था इधर को। रूस का सपना ये था कि पहले अफगानिस्तान पर अपनी कठपुतली सरकार बनाएंगे और उसके बाद भारत पर चढ़ाई कर देंगे, यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेंगे। ठीक है, तो खैर अभी उसकी बात बाद में। तो आपसे सवाल पूछेगा कि वेलेस्ली ने एक नई नीति, वेलेस्ली ने भारत में अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए, मजबूती देने के लिए, विस्तार के लिए कौन सी पॉलिसी शुरू की या कौन सी टीटी शुरू की? वो थी सब्सिडरी टीटी या सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि या सहायक संघ। किसके डर से? नेपोलियन के या फ्रांस के डर से। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ? मैसूर हुआ। इस नीति का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? हैदराबाद। इस नीति का सबसे पहला शिकार हुआ 1798 में हैदराबाद। तो मैं तसल्ली से इस चीज़ को आपको बताऊंगा। ओके, आइए तो बिना समय गवाए लॉर्ड वेलेस्ली ने जो भारतीय रियासतें थी उनको ऑफर दिया। रियासत समझ गए ना, है ना, देसी राजा, महाराजा, नवाब, है ना, छोटी बड़ी कई रियासतें थीं। मुगलों का नाम भी अभी बचा हुआ था, मराठे हैं, बंगाल तो ख़त्म हो गया, मराठे हैं, मैसूर है, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध, बनारस, पटियाला, नाभा, जींद, रामपुर, मुरादाबाद, भोपाल, बूंदी, टिहरी, तमाम रियासतें हैं ना। तो भारतीय रियासतों को उसने ऑफर देना शुरू कर दिया कि आप हमसे दोस्ती कर लो, सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि कर लो, और उसके बाद आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। इसकी शर्तें कुछ इस तरह की थी कि जो भी भारतीय नरेश हमारे साथ इस संधि से जुड़ेगा, हम उसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोर्चों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। उसके देश में, उसकी रियासत में उसके खिलाफ कोई बगावत होती है तो हम उसको दबाएंगे, उस पर कोई हमला होता है या वो किसी से युद्ध छेड़ता है तो हम उसका साथ देंगे। ठीक है साहब, ये एक तरह की सैनिक टीटी थी, सैनिक संधि थी एक तरह की, है ना, सैनिक या राजनीतिक संधि थी। आपके अंदर या बाहर आपके खिलाफ कोई बगावत हो तो हम आपका साथ देंगे, आप पर हमला हो तो हम आपका साथ देंगे। यानी कि देसी राजाओं को उनकी सुरक्षा की गारंटी दी गई। इतनी चीज़ें मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, और आपको इतनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको याद रहेगा। ठीक है ना, खास करके जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनको याद रहेगा। तुमको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा ये मैं, ठीक है। जो लोग वीडियो में हैं वो लोग कॉपी पेन लेके बैठें और सुनते जाएँ इसको। यानी कि एक लाइन में कहें तो वेलेस्ली ने सहायक संधि के द्वारा देसी राजाओं को क्या गारंटी दी? सुरक्षा की गारंटी दी, है ना। ओके, अब क्या शर्तें थी? हम आपको सुरक्षा देंगे इंटरनल और एक्सटर्नल, बदले में आप क्या करेंगे? बदले में हमें आपसे क्या चाहिए? बदले में हमें आपसे, भाई अब आपकी सुरक्षा हमने करनी है तो जाहिर सी बात है आपके आसपास फौज रहनी चाहिए। हम कलकत्ता में बैठे हैं और आप बैठे हैं उधर बम्बई में, या आप बैठे हैं उधर राजस्थान में, अचानक आप पे हमला हो जाए तो सेना कहाँ से आएगी एकदम से?
भाई आज तो फाइटर जेट है, एकदम से पहुंच जाते हैं, उनको पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आपकी सीमा के आसपास, आपका जो राज है, आपकी जो बाउंड्री है, उसके आसपास हमारी फ़ौज रहेगी। और वेलेजली के समय तक आते आते ना अंग्रेज़ जो थे धीरे धीरे कई जगह पहुँच गए थे, जगह जगह पहुँच गए, जैसे समुद्र में टापू उभर आते ना, ऐसे उभर गए थे। तो आपकी सीमा के भीतर या आपकी सीमा के आसपास हमारी सेना रहेगी आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। इस सेना का खर्च आप दोगे, भारतीय राजा देंगे, इस सेना का खर्च जो है आप दोगे। और इस सेना का खर्च बहुत ज़्यादा होता था। अब जो छोटी रियासतें थीं जिनका इलाका कम था, जैसे इजराइल जैसे देश हैं, बहुत छोटे देश हैं, है ना, सऊदी अरब जैसे देश हैं, बहुत बड़े देश हैं। तो जो छोटी रियासतें थीं उनसे पैसा मांगा गया, और जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं उनसे उनके एरिया मांगे गए। हालांकि बड़ी रियासतें भी पैसा दे सकती थी, लेकिन एरिया पर नज़र जो थी वो ज़्यादा थी। जैसे अवध है, हैदराबाद है, बहुत बड़ी रियासतें थीं। तो इनसे इनके कुछ एरिया मांगे गए, किसके खर्च के लिए? सेना के खर्च के लिए, जो इनकी सिक्योरिटी कर रही थी। और जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनसे पैसा मांगा गया। और ये डिमांड बाल्को धीरे धीरे लगातार बढ़ती गई, ये डिमांड लगातार धीरे धीरे बढ़ती गई। और इसको एक थिंकर ने कहा है कि ये नीति बिल्कुल ऐसी थी कि बकरे को खिला पिलाकर तब तक मोटा करते रहो, तब तक पालते रहो, जब तक कि वो हलाल करने के लायक ना हो जाए। तो ये जो थे, जो भी देसी राजा इनके साथ जुड़ जाता था, उसके लिए मजबूरी हो जाती थी कि इसके आसपास फ़ौज रहेगी। अब वो जो फ़ौज है उस राजा के सीमा से आर पार होकर कहीं भी जा सकती है। हैदराबाद ने संधि कर ली, पंजाब ने कर ली, मैसूर ने कर ली, या किसी और रियासत ने, भोपाल ने संधि कर ली, सहायक संधि, तो सेना इसके आसपास तो रहेगी। इसके अलावा अगर उस सेना ने कहीं और कूच करना है तो इसकी रियासत में कहीं भी वो होकर के जा सकती है, कहीं भी होकर जा सकती है ना। एक तरह से डोमिनियन स्टेट बनाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने, है ना, होता है ना डोमिनियन स्टेटस, याद है ना। तो खैर, तो अब इस तरह से जो भारतीय राजा थे उन्होंने अपनी सुरक्षा की कीमत पर गुलामी मोल ले ली। एक तरह की गुलामी हो गई भाई, फौज जब सीमा पर खड़ी है ना, तो एक तरह की गुलामी जैसी हो गई। अब यहाँ पर भी अब इन्होंने इसकी इंटरनल राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपको राजकाज चलाने में हेल्प देने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हमारा एक अधिकारी आपकी राजधानी में रहेगा, है ना। आपको राजकाज चलाने में सहायता देने के लिए हमारा एक अधिकारी आपकी राजधानी में रहेगा, उसी के नेतृत्व में हमारी फौज रहेगी। उस अधिकारी को नाम दिया गया रेजिडेंट। क्या नाम दिया गया? रेजिडेंट। लो जी साहब, अब ये जो रेजिडेंट था ना, धीरे धीरे उन राजाओं के राजकाज में दखल देने लगा, हड़काने लगा, दबाव बनाने लगा। तो ये थी सहायक संधि। और इस संधि के द्वारा धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने रियासतों को और हड़पा। अगले साल फिर पैसा मांगा, कुछ नया इलाका मांगा, फिर पैसा मांगा, फिर नया इलाका मांगा। रियासत परेशान हो गई, उसने बगावत कर दी, और जब बगावत कर दी तो इन्हें बहाना मिल गया, किसका? हड़पने का। अगर हड़पा भी नहीं तो आप देखें ना, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जगह जगह पर इनकी फ़ौजें इकट्ठी हो गई। अभी अगर कलकत्ता से बम्बई लड़ने जाना है तो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन पता चला बम्बई का आसपास जो मराठा सरदार है वो सहायक संधि से बंधा हुआ है, फौज तो वहीं बैठी है, वहीं से उठा करके हमला कर दिया। इसको कहते हैं वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा जाने अनजाने ही या अप्रत्यक्ष ही भारत में कंपनी को भारत की एक शक्ति बना दिया। कंपनी इससे पहले क्या थी? भारत में एक शक्ति थी। मराठा, मैसूर जैसे अलग अलग शक्तियाँ थी, तो वैसे भी कंपनी एक शक्ति थी, लेकिन इसने कंपनी को भारत में सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। कंपनी का साम्राज्य की जगह अब भारत का साम्राज्य हो गया। कंपनी जो है जगह जगह, कहते हैं कि अंग्रेज सत्ता जादू की तरह पूरे भारत में फैल गई इसी संधि के द्वारा। इसके अलावा मैसूर को इसने हराया, चौथे एंग्लो मैसूर वार में मैसूर को इसने ख़त्म कर दिया। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी कि सहायक संधि किस किस से की गई, कहाँ कहाँ की गई। फिलहाल आप लोग समझ गए होंगे सब्सिडियरी ट्रीटी या सहायक संधि क्या थी। आगे चलते हैं। इसे बंगाल का शेर कहते हैं, और ये सब मैंने लिख रखा है। नेपोलियन ने फ्रांस से रक्षा हेतु मैसूर से इसके संबंध बने थे। इसी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, मैंने आपको पहले पढ़ाया है। फोर्ट विलियम कॉलेज, शायना आप बताएं किसने बना था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज? हैं? हमें आपको नहीं बताया था? अच्छा, आपको बताया था? कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए बना था? हैं? उर्दू में एक शेर है, वो ना किसी कव्वाली का शेर है, क्या मैं अक्सर गाता भी हूँ, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हैं? ध्यान तो इधर उधर है ना, पंखे के पर कितने हैं, लाइट कैसी जल रही है, क्या है, सभी का ये हाल है। ध्यान से सुना करो मेरी बात को। यस यू शाहीन, हैं? हाँ देखो, तुम्हारे भैया इकबाल भी देखेंगे ये वीडियो। इकबाल भाई, शाहीन पढ़ने में ध्यान बहुत दे रही है। हाँ आप बताएं। अरे किसने बताया?
भाई इन लोगों को नहीं बताया क्या? गौरी मैम ठीक है, आप बताइए कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए बना था? किस लिए बना? जी आप बताएं आसिया। कंपनी में कर्मचारी। अरे आप ठंड रखें आपको आता है, नहीं तो पहले आपसे पूछ लूँ था। हाँ आसिया आप बताएं। और ये नरेश, मोहन, जोशी जी, जोशी जी, कीर्ति, हाँ हाँ हिंदी भाषा ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि जो निचले या ऊपरी पदों पर जो अंग्रेज प्रशासक काम कर रहे थे ना, उनको ट्रेनिंग देनी थी, तो उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा भारतीय भाषाएं भी थी, हिंदी या दूसरी भाषाएं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर राज करना था, तो भारतीय भाषाओं को भी उनको थोड़ा थोड़ा सिखाना था। पुराने ज़माने की फिल्मों में देखते हो ना आप, ज़बरदस्ती हिंदी की टांग तोड़ देते हैं हमारी भाषा की, है ना, हमारी प्यारी भाषा की। हम ये कहना चाहता है ना, ऐसे थोड़ी बोलते हैं अंग्रेज़, कहाँ इतनी जल्दी किसी की भाषा कहाँ से आ जाएगी। खैर, तो जो कंपनी के कर्मचारी थे, सिविल सर्वेंट जो थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, जो कि 1813 के चार्टर एक्ट से ख़त्म हो गया था। उसकी जगह लंदन में हेलवरी में ये कॉलेज बनाया गया था। किसी को कुछ नहीं आता है ना। वो हमारे एक इमाम साहब थे, वो हमसे कहते थे कि हम जाएंगे जन्नत में, हमारे बाप का घर है, मुल्ला तेरा डर है ना तेरे बाप का डर है। वही हाल तुम्हारा है ना। पढ़े जा रहे हैं नोट्स, ये देखो नोट्स की कापी भरी जा रहे हैं, याद कुछ नहीं है। अब जब याद होगा तभी तो जाएगा जन्नत। जन्नत माने IAS, स्वर्ग जन्मा कहते थे इसको। बाकी तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। ओके, तो इसी ने कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल दिया। कंपनी व्यापार करने आई थी, व्यापारिक कंपनी थी, व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में इसने बदल दिया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान रखना, ये सवाल आता है कि किसने कंपनी को व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति में बदला? लॉर्ड वेलेस्ली। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता कौन था? क्लाइव, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली। हाँ ठीक है ना। कंपनी का भारत में साम्राज्य को, भारत का साम्राज्य किसने बदला? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है। हाँ, तुम भी बस इतना ही पढ़ना जितना पढ़ा रहा हूँ, अलग से मत पढ़ना कुछ। हाँ अलग से ही पढ़ लेना, है ना। ठीक है। बताओ पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं? किधर से किधर को घूमते हैं पोलर सैटेलाइट? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं ये? आप लोग होल्ड करना है 1 मिनट, इधर आओ, इधर आओ। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में घूमते हैं। जोर से लगा क्या? अरे अल्लाह, बहुत जोर से लग गया लग रहा है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर घूमते हैं। भाई यार उसको सहला दूँ जरा, पॉज कर देना, है ना। तो इसी ने कंपनी को व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में बदला। अच्छा, ईरान का एक राजा था इसी के समय, मेहंदी अली खां। मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के, इतना नहीं पूछता। ईरान का राजा था मेहंदी अली खां। तो इसने, ईरान के राजा मेहंदी अली खां के यहाँ अपने दूत भेजे थे। मकसद ये था कि ईरान जो है फ्रांस से या किसी और ब्रिटिश शत्रु से संधि या समझौता ना कर ले। उसके यहाँ दूत भेजे थे और महंगे महंगे तोहफे भेजे थे। तो ईरान के राजा ने भरोसा दिलाया था कि भाई हम आपके खिलाफ किसी से अलायंस नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो सहायक संधि की मैंने बात की। तो अच्छा, सहायक, एक कई बार सवाल आता है कि भारत में सहायक संधि का आविष्कारक कौन था? अब अच्छा, भारत में ऐसा पहला कौन? तौसुम नहीं बोलेंगी, तौसुम नहीं बोलेंगी, राबिया नहीं बोलेंगी, प्रियंका बोल सकती हैं। भारत में ऐसा पहला कौन सा राजा था जिसने सहायक संधि प्रकार की व्यवस्था भारत में लागू की? सहायक संधि प्रकार की व्यवस्था, जो खूबियां मैंने आपको सहायक संधि की बताई ना, उसी तरह की खूबियां बताना। और समुद्रगुप्त आंसर नहीं देना, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त नहीं है। हाँ कीर्ति मैम बताएं। औरंगजेब हो सकता है, आपका आंसर सही है। अकबर हो सकता है, आप बताएं। राबिया नाराज हो गई क्या? आप बताएं। नहीं मारूंगा नहीं, बताओ कोई बादशाह का नाम बताओ। शायद अकबर। नहीं, यहाँ आप सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रही हैं। अकबर की जो राजपूत नीति थी ना, वो इससे बहुत मिलती जुलती है। अकबर ने भी तो राजपूतों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन उनके विदेश संबंध और रक्षा सब अपने हाथ में ले लिए, है ना। राजपूतों की फौज में कटौती हो गई, वो किलों का आकार नहीं बढ़ा सकते, किलों की मरम्मत नहीं कर सकते। और जो भी नया राजपूत राजा बनेगा, भाई एक राजपूत राजा है, उसकी मौत हो गई, उसके बाद उसका जो वारिस होगा
वो तभी माना जाएगा जब मुग़ल उसको प्रमाणित कर दें कि हाँ भाई इसकी जगह पर आप हों। तो ये सहायक संधि इस प्रकार की व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था इसलिए थी कि अगर हम इनको सबको डायरेक्ट ख़त्म कर दें, एक तो ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इनको ख़त्म कर दें तो जनता हमें राजा नहीं मानेगी, जनता बगावत कर देगी, तो मुखौटों के रूप में उनको बनाए रखा गया। लेकिन धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर करते रहे, और जब पावर बहुत ज़्यादा हो गई तो शाहजहाँ और औरंगज़ेब के समय में सफाई होने लगी। लेकिन उसी का नतीजा ये हुआ कि इलाका बहुत बढ़ गया इनके पास, जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गईं और जनता पर अत्याचार बढ़ गया, जनता ने बगावत कर दी। ऐसा ही अंग्रेज़ों का हाल हुआ। ओके, तो लेकिन सहायक संधि अकबर के समय में शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा पहला कौन सा यूरोपीय था जिसने भारत में सहायक संधि शुरू की, सहायक संधि जैसी प्रथा शुरू की? वो था डुप्ले, फ्रांसीसी सेनापति था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। भारत में फ्रांसीसी कहते हैं ना, जैसे कहते हैं भारत में सबसे कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसके समय भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ? वेलेस्ली के समय में। तो उसी तरह से डुप्ले था, इसके समय में फ्रांस ने अपनी पावर का यहाँ सबसे ज़्यादा विस्तार किया। एक्चुअली अब ये क्वेश्चन बहुत कम आता है क्योंकि यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस ने डुप्ले वगैरह को सिलेबस से हटा दिया। तो चलें आगे। तो सबसे पहले सहायक संधि, देखो पहले डुप्ले लिखा मैंने कि भारत में सहायक संधि का जो आविष्कारक था वो फ्रांसीसी था डुप्ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये डुप्ले से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि की थी सबसे पहले भारत में, वो हैदराबाद से की थी 1798 में। दोबारा फिर से हुई थी इसके साथ एक संधि, सहायक संधि थी वो 1803 में। इसके अलावा मैसूर से हुई थी 99 में, अवध से हुई थी 1801 में, और भी बहुत सारी रियासतें हैं, तंजौर वगैरह है ना, लेकिन उन सब के मैंने नाम लिखे नहीं हैं। जब आपको मेंस पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा, उसमें पीटी में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले खूब आता सवाल, खास करके वनडे और स्टेट पीसीएस में, कि सहायक संधि सबसे पहले किससे की? हैदराबाद से, ठीक है, 1798 में। मैसूर से भी की। अब जो हुआ था ना चौथा मैसूर वार, उसमें टीपू सुल्तान का यानी कि मैसूर का ज़्यादातर इलाका इसने अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन एक थोड़ा सा मैसूर के आसपास थोड़ा सा इलाका दे करके, थोड़ी सी जागीर दे करके मैसूर रियासत को बने रहने दिया गया था। और जो वाडियार, जो कि मैसूर रियासत का संस्थापक था, उसी वंश के एक बच्चे को राजा बना दिया था। बाद में फिर मैसूर का लास्ट में फिर पूरी तरह से विलय किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। विलियम बेंटिक का भी है। अच्छा, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा लेसन प्लान मैंने इसमें लिख रखा है। मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूँ इसी का, और ये दूसरा पार्ट है, ख़त्म होने वाला है। इसके बाद भी इसका तीसरा, चौथा और पाँचवा पार्ट भी बनेगा, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। ओके, उसके बाद नंबर आएगा सर जॉर्ज बार्लो का। इसको हम पॉलिटी की हिस्ट्री क्लास 15 के तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।